स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे लोकोमोटिव के बारे में, यानी कि ट्रेन का इंजन के बारे में। तो समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए हम लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये जो मशीन्स आप देखते हैं ये सब काफ़ी बम बम ताकत रखता है। और गुड्स ट्रेन्स जो होते हैं जनरली, अगर आपका देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्दाश्त कर सकता है तो उसे बहुत लंबा बनाया जाता है और बहुत हैवी बनाया जाता है। इंडिया के केस में हमारा ट्रेन जनरली उतना ही लंबा हो सकता है जितना आपका स्टेशन है। क्यों? स्टेशन में आप देखते होंगे ना कि एक लूप लाइन रहती है कि भैया बाहर निकाल दो गाड़ी को, अगर किसी को पास होना है उसके लिए आप, अगर वो लूप छोटा है तो लूप से छोटा ही आप ट्रेन बना सकते हैं। तो इसीलिए डिज़ाइन पूरा करना होता है कि आप 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का लंबा ट्रेन क्यों नहीं बनाते? बना सकते हैं, चला भी सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा कि उसे पार्क कहाँ करेंगे? आपको तोड़-तोड़ के उसे जोड़ना पड़ेगा, तोड़-तोड़ के उसे रोकना भी पड़ेगा, तो दिक्कत होता है। तो गुड्स ट्रेन में जनरली हम लोग बहुत भारी, बहुत लंबा बनाने की कोशिश करते हैं। पैसेंजर ट्रेन जब डिज़ाइन करते हैं तो उसको कोशिश की जाती है रफ्तार देने की। वहाँ पे आप कोशिश ये रहता है कि जितना तेज़ एक्सेलरेशन, जितना तेज़ डिसेलरेशन और जितना मतलब टॉप स्पीड रहेगा उतना अच्छा रहेगा। गुड्स में आपका टारगेट रहता है भैया मुझे लंबा दो और वजनी दो। इसीलिए देखिए हम इंडिया बना रहे हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, और वही पैसेंजर ट्रेन में हम लोग इसीलिए बुलेट बना रहे हैं। तो लॉजिक यही रहता है। अब यहाँ पे समझिए आम पब्लिक को थोड़ा अंदाज़ा नहीं है ये सब कितना भरपुष्ट मशीन होता है। ये समझिए स्टार्ट मतलब आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में कोई भी अगर लोकोमोटिव के बारे में आप मुँह भी खोल रहे हो तो जनरली 3000 हॉर्स पावर के बारे में आप बात कर रहे हो। तो और उसको अगर मेगावाट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हॉर्स पावर किलोवाट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 2.2 मेगावाट के बारे में बात हो रहा है। यानी कि इस डीजल इंजन को अगर आप लेते हैं और इसका हॉर्स पावर आता है भैया 3000 हॉर्स पावर है, तो इसका मतलब समझ लीजिए इसका जो अल्टरनेटर है उससे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल रही है वो लगभग 2 मेगावाट का होता है। 2 से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। तो समझना बहुत ज़रूरी है, और कुछ-कुछ केसेस में उससे भी ऊपर जा सकता है। जैसे कि हम इंडिया केस में 2 लोकोमोटिव है जो आपका 12000 एचपी तक जाता है। वैग 11 है और वैग 12 है। वैग 11 को कहना थोड़ा गलत होगा कि घूम फिर के भारत सरकार को समझ में आया बेटर रहेगा, सर दोनों इंडिपेंडेंट रखो। तो वैग 12 एक कह सकते हैं। तो वो हो गया आपका 12000 हॉर्स पावर। इसको मेगावाट में कन्वर्ट करते हैं 8.9 मेगावाट, मतलब समझिए 9 मेगावाट वो पूरा गटक सकता है एक इंजन में। और अगर हाई स्पीड का बात करें, जैसे सिंकनशन का बात कर रहे हैं, ये जनाब जी कुछ ज़्यादा बिजली गटकते हैं। और रहा बात कि ये सब टीजीबी से ज़्यादा बिजली गटकता है, यानी कि जो आपका फ्रेंच हाई स्पीड सिस्टम है। ऐसा क्यों? ये बनाया गया था डेंसली पॉपुलेटेड एरिया को जोड़ने के लिए, यानी कि इसमें कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये इंडिया को संभाल सकता है, इतना ज़्यादा इसमें कैरिंग कैपेसिटी है। तो साइड इफेक्ट हुआ इनका हर कोच में 2 बोगी है, तो बोगी की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसलिए बहुत बिजली खाता है। ये 17 मेगावाट से ज़्यादा खा सकता है पीक परफॉर्मेंस पे। तो समझ लिए बम बम लोड देते हैं ये सब। और इंडिया का जान क्या है, इंडिया के रेलवे का ये सब है हमारा जान। ये है ट्रांसफार्मर इंडिया में, और ये सब ट्रांसफार्मर जनरली 6-6 मेगावाट के आते हैं। तो वही समझिए हम लोग बड़ा पावर के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं पावर, तो आ गया सर, अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे पावर को? तो सबसे सिंपल तरीका होता है कि भैया लोकोमोटिव को आगे लगा दो, ठीक है, बम बम सिंपल है। इसमें आपको क्या मिलता है? ये सबसे सरल है, सिंपल है, इजी टू डू है, मतलब शंटिंग करना, उसे चेंज करना, सब चीज़ सिंपल हो जाता है और कॉस्ट कम आता है। यानी कि अगर आप फ्रेट चला रहे हैं तो फ्रेट में दाम आप बढ़ा नहीं सकते। तो इसी कारण से कॉस्ट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो जनरली लोग प्रेफर करते हैं एक शांति से लोकोमोटिव आगे में डालो, काम खत्म, बम बम। फिर हो गया है मल्टीपल लोकोमोटिव्स। मल्टीपल लोकोमोटिव्स हो जाता है जहाँ पे आपको ऊम्फ चाहिए। जैसे कि ये इंडिया में बीच-बीच में चलाया जाता है कि भैया आपका ये वैप सीरीज़ का वाइड एसी पैसेंजर सीरीज़ के 2 लोकोमोटिव ट्रेन के आगे पीछे लगा देते हैं ताकि ये ट्रेन एक्सेलरेट और डिसेलरेट फुल स्पीड पे कर पाए और इसका मतलब टाइम थोड़ा ज़्यादा बचा सके। उतना फ़र्क नहीं आता, लेकिन ये मतलब एक्सेलरेशन में जो लोग गाड़ी में हैं और अगर सिग्नल पूरा मिल गया ये ट्रेन उड़ने लग जाती है। तो ये किया जाता है। फिर आपका हो गया मालगाड़ी, यानी कि गुड्स ट्रेन। वहाँ पे बीच में आपको कई बार देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर ट्रेन बहुत लंबी हो जाती है तो कपलिंग जो है, कपलिंग टूटने पे आ जाता है। कपलिंग मतलब भाई नहीं होगा, ये हो जाएगा। तो कपलिंग टूटे नहीं, इसलिए बीच में आपको खींचने का पावर है लोकोमोटिव के साथ, लेकिन उतना दूर तक कपलिंग बोलता है सर इतना लोड हम नहीं खींच सकते। तो कपलिंग ओवरलोड ना हो जाए इसीलिए बीच बीच में डाल दिया जाता है। नहीं तो कोशिश यही की रहती है कि स्टार्टिंग में और पीछे में डालो, वो सबसे बेस्ट रहता है। नहीं अगर क्योंकि फिर समझ ट्रेन कितना फचांग बन जाएगा, बीच में डालना इसलिए पड़ता है कि कपलिंग की लिमिट एक्सीड करने लगती है, तो वो करते हैं। और उससे भी बड़ा आता है कि मल्टीपल यूनिट। मल्टीपल यूनिट है कि आपका ऑलमोस्ट सबसे टॉप लेवल पे जैसे शिंकनशन को माना जाता है, उसमें हर एक्सल पावर्ड है। यानी कि जो एक्सल है वो एक्सल मोटर से कनेक्टेड है। कितने एक्सल्स हैं? सारे।
कितने मोटर से जुड़े हुए? सारे। जनरली जैसे वंदे मातरम में हर कोच में नहीं दिया जाता, हर दूसरे में है ऐसा। डिपेंड करता है, ये डिज़ाइन अभी अर्ली टेस्टिंग में है तो आराम से चेंज भी हो सकता है, पता भी नहीं चलेगा हम लोग को, लेकिन होगा कि अरे यार पिकअप नहीं मिल रहा था, डाल दिया। यार ज़रूरत से ज़्यादा मेंटेनेंस खा रहा था, उतना नहीं कोई फ़ायदा हो रहा था तो हटा भी जा सकता है। तो ये हो गया मल्टीपल यूनिट। आप लोग देखिए जो ईएमयू और डीएमयू इंडिया में चलता है वो सब भी मल्टीपल यूनिट होता है, बाँटा रहता है। मतलब कोशिश की जाती है 3 में बाँटा जाए। तो फ़ायदा एक्सेलरेशन, राजधानी स्पीड से ये पकड़ लेता है। मतलब पिकअप कितना तेज पकड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तेज होता है और इफ़िशिएंट होता है। यानी कि अगर मैं आपको देता हूँ कि भैया ये 10 मेगावाट का आप बिजली ग्रिड से खाओ, ठीक है? 10 मेगावाट आवर मान लीजिए, उतना यूनिट में आपको बिजली दे रहा हूँ, उसमें आप कितना दूर जा पाएँगे? मल्टीपल यूनिट ज़्यादा दूर जा पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इफ़िशिएंटली एनर्जी को अप्लाई कर रहा है। एक ही मोटर पूरा जान लगा के बेचारे वो ट्रेन खींचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप ये स्कोप लो, ये है आपका इसको देख के लग रहा है हाँ, ये कोको है, यानी कि 6 एक्सल वाले हो गए। सी का मतलब 3 हो गया और कोको का मतलब आगे वाली बोगी में 3 है, पीछे वाली बोगी में 3 एक्सल है, तो कोको तो 6 हो गया, तो 6 मोटर्स पूरा ट्रेनें खींच रहे हैं। यहाँ सब में कोई दिक्कत नहीं है सर, हर एक्सल सिर्फ, और अगर सारा लोकोमोटिव भी ये मतलब सारे कोचेस वो नहीं हो, सारी बोगीज वैसे नहीं हो, तो भी हर पे कितना लोड पड़ रहा है वो कम रहता है, तो इसीलिए आराम से एक्सेलरेट होता है, डिसेलरेट होता है, इफिशिएंट ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता लेकिन इफिशिएंट ज़्यादा होता है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें आपके पास। ये आपके डिज़ाइनिंग में फेज़ में बनाया जाएगा कि पैसेंजर बनाना है, लोकल ट्रेन बनाना है, खूब स्टार्ट स्टॉप करना है, मल्टीपल यूनिट कीजिए। आपको बहुत तेज़ चलना है तो भी मल्टीपल यूनिट कीजिए। आपको खूब सारे लंबा ट्रेन खींचना है, बीच में डालिए लोकोमोटिव और आप फ्रंट में डालिए, सबसे कम बजट में सबसे ज़्यादा काम होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पे। यहीं पे समझिए कि अभी तक अगर मैं आपको बोलता हूँ किसी को भी लोकोमोटिव बनाने, ऑलमोस्ट दुनिया में जैसे 200 देश हैं लगभग, ऑलमोस्ट सारे देश बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें लोकोमोटिव में। ये चाहे एसी का ही आप बात करें, जान निकल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स छूने में, बाकी सारा चीज़ बच्चों को खेलने का चीज़ है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स छूते हैं अच्छे अच्छे लोगों की वाट लग जाती है, क्योंकि घुमा फिरा के पूरे प्लेनेट पे ये समझना बेहद ज़रूरी है। आप रशिया चले जाइए, उनका भी लोकोमोटिव खोल के देखिए, घूम फिर के सीमेंस का ही हार्डवेयर निकलता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग ये बना पाते हैं, ये बहुत एडवांस चीज़ है। मतलब पूरा ट्रेन में क्या सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ है? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि पहले टाइम में हम लोग डीसी मोटर इस्तेमाल करते थे और डीसी जनरेटर भी यूज़ होता था, लेकिन अल्टरनेटर हम लोग बहुत पहले सीख गए, तो अल्टरनेटर पहले आया, लेकिन एसी मोटर्स बाद में आए। तो डीसी के टाइम में थोड़ा आसान था, लेकिन इफ़िशिएंट उतना नहीं होता था, प्लस उसमें ब्रश होते हैं, यानी कि वो घिसता है और उसमें ये आग भी वहाँ लगने का बहुत रिस्क रहता है। जनरली मोटर्स उतने पावरफुल नहीं होते थे तो उसमें रिस्क नहीं रहते थे, लेकिन डायनमो जो यूज़ होता था, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, इंडिया की आज़ादी के टाइम में जितने रहते थे और डीजल वाले जो लगाए थे उसमें डायनमो होता था, वहाँ पे आग लगने का बहुत खतरा, बहुत ट्रेन में आग लगता था। और उसके बाद ये हुआ कि डायनमो को हटाया गया, अल्टरनेटर डाला गया, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर्स हम लोग बनाना सीख गए थे, बहुत पहले की बात कर। ब्रिज रेक्टिफायर डम डिवाइस होता है, उसको ज़्यादा कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, सिर्फ सिलिकॉन डायोड आप बनाना सीख लो, बन जाता है। वो बना लिए तो एटलीस्ट वहाँ पे जो मतलब समझ लीजिए बोल रहे हैं 3000 हॉर्स पावर तक हो सकता है, उतना हॉर्स एनर्जी जो है ब्रश से नहीं गुजर रहा है, बम बम। वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। धीरे धीरे हम लोग एसी मोटर्स में आ गए। एसी मोटर में कैसे आ गए? क्योंकि आईजीबीटी का डेवलपमेंट पूरा हो गया। थायरिस्टर्स पे गाड़ी पहले खोली गई थी, ई करके चल रहा था, लेकिन जैसे ही आईजीबीटी हो गया तब हो गया गियर पकड़ लिया भैया, अब तब सीधे सीधे डीसी को हटाना शुरू कर दिया गया। तो आईजीबीटी का टोपोलॉजी यूज होता है और यही समझिए कि आपका लोकोमोटिव जितना भी बिजली यूनिट खा रहा है तार से, ठीक है, उससे वो कितना दूर जाएगा वो सीधा डिपेंड करता है इस टेक्नोलॉजी पे, यानी कि कौन सी टोपोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें सिलिकॉन जैसे आईजीबीटीज हैं वो कितना इफिशिएंट है, वो किस टेम्परेचर पर रखा गया है, यही आपका डिफाइन करता है कितना दूर आप जा सकते हैं। बाकी सारा चीज़ हटा दीजिए, आप बोले मोटर बदल देंगे उससे कोई उतना फर्क नहीं आने वाला। ये इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी है तो चलेगा, यानी कि मोटर ड्राइवर आपका डिफाइन करता है कि आपका टेक्नोलॉजी 1980 का है, 1990 का है, 2010 का है, सारा चीज़ आपके यहाँ होता है। और यही समझिए कुछ ही देश हैं बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप बहुत पुराना डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव देखें या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ही देखें तो लॉजिक सिंपल होता है। पेंटोग्राफ है, पेंटोग्राफ से बिजली आया, वो गया एसी टू डीसी कन्वर्टर में, ठीक है, एसी टू डीसी कन्वर्टर में डीसी बना दिया गया, फिर उसका मतलब एक कंट्रोल यूनिट था, वो डीसी को नापा जाता था कि भैया क्या है, और ट्रांसफार्मर पहले ही रहता था, जो मैंने पिछले स्लाइड में फोटो दिखाया था। ट्रांसफार्मर से आ गया बिजली, जैसे 25 केवी को उतार के जनरली 1000 वोल्ट तक उतार दिया जाएगा, तो 1000 वोल्ट लिए, 1000 वोल्ट को आपने डीसी में बदला, डीसी को मॉनिटर करेंगे, वहाँ पे कैपेसिटर और इंडक्टर डालेंगे ताकि स्टेबल रहे, मॉनिटर करेंगे, फिर आप डालेंगे पल्स विथ मॉड्यूलेशन इन्वर्टर में, यहाँ से ये 3 फेज का आपका आउटपुट दे देगा, ये आउटपुट से आपका मोटर चलेगा। ये काफ़ी टाइम तक सारे लोकोमोटिव इसी लॉजिक पे चलते थे। यही समझिए आपका गाड़ी यहीं से खुली है, ये एकदम सिंपल
था। अब रहा बाकी जहाँ डीजल लोकोमोटिव होगा वहाँ ये यूनिट ट्रांसफार्मर हटा के वहाँ पे आप अल्टरनेटर लग जाएगा, ज़्यादा तिगड़म नहीं है। फिर इससे भी थोड़ा ऊपर आ गए, ये आजकल के टाइम में यूज़ हो रहा है, इसको कहते हैं PWM VSI यूनिट। आप देखिएगा कि मैं नीचे वीडियो लिंक कर देता हूँ कि ट्रांसफार्मर जो आउटपुट है एक नहीं है, मतलब इसमें आप देखिए एक आया एक निकला, बल्ले बल्ले। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आ रहा है बल्ले बल्ले, 4 ठो क्यों निकल रहा है भाई, ये मतलब बनाया जाता है ताकि इफिशियंसी अच्छी रहे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये टोपोलॉजी कितनी फचांग वाली है, लेकिन इससे इफिशियंसी मिलता है। और इसमें आप ये भी कर सकते हो रीजनरेटिवली, यानी कि पावर आप वापस भेज सकते हो। फिर इसका भी बड़ा भाई है जो वो टोपोलॉजी तो मेरे समझ के ही बाहर आ चला जाता है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी। यही है मेन लिमिट कि हर देश क्यों नहीं बना लेता। जैसे पाकिस्तान को भी अगर आप देख लेते हो, या श्रीलंका को देख लेते हो, या नेपाल को देख लेते हो, हर कोई क्यों नहीं बनाता। इसको बनाने में जान निकल जाती है। बाकी कोई चीज़ उसमें ऐसा नहीं है जो आप नहीं बना सकते। मेटल का ही चीज़ है, मोटर्स भी मेटल और कॉपर से बनते हैं, कोई तिगड़म नहीं है। तिगड़म जो है वो ये है इलेक्ट्रिकल्स। ये सब टोपोलॉजी बाय द वे आदम जमाने की है। अभी वाला का टोपोलॉजी मैंने देखा, समझने की कोशिश की, मेरा ब्रेन बोला भाई मैं चला जाता हूँ छुट्टी पे। तो वही समझिए, इलेक्ट्रिकल्स बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आप पावर भी बहुत ज़्यादा बात कर रहे हो। मतलब आपके घर में कहाँ पे मोटर ड्राइवर्स होते हैं, जैसे एयर कंडीशन में आजकल में आने लगा है, वॉशिंग मशीन में आने लगा है, वो सब कितना पावर का होता है, 10 किलोवाट का भी नहीं होता है। ये सब स्टार्ट होते हैं सर जी, हम मेगावाट में स्टार्ट होती है। मेरी गाड़ी खुल रही है मेगावाट पे। तो समझना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे पता चल जाता है कि यूरोप के पास सब लोग ट्रेन के लिए क्यों जाते हैं। उनको ये वाला डिपार्टमेंट वो सॉर्ट कर लिया है, ABB सीमेंस वो सब सॉर्ट करके बैठ गया है। अब बात करते हैं मोटर के बारे में। तो मोटर में समझिए हम लोग DC मैग्नेटलेस ब्रश्ड मोटर से स्टार्ट किए थे। मैग्नेटलेस क्योंकि शुरू से मैं कोशिश किया गया, लेकिन बात है कि उतना बड़ा मैग्नेट मुश्किल है। दूसरी बात कि वो कचरा खींचने लग रहा था। तो बेसिकली यूनिवर्सल मोटर जैसे आप देखते हैं ना आपके वॉशिंग मशीन में होता है, था। आजकल वाले में तो BLDC आने लगा है, लेकिन पुराने वाले में यूनिवर्सल रहता था। वही यूनिवर्सल मोटर का लॉजिक पे चलते थे। गाड़ी वहीं से खोली गई, जो मैंने बताया, जो आज़ादी के टाइम पे जितना भी डीजल लोकोमोटिव आप देखेंगे वो उसी से चलता था, DC मोटर से गाड़ी वहाँ से खोल दी गई। फिर धीरे धीरे हम लोग AC इंडक्शन मोटर पे कूद गए। फिर कुछ कुछ केसेस जैसे हाई स्पीड आपको जाना है तो कई बार लोग सिंक्रोनस मोटर में जाने लगे, जिसमें कई बार मैग्नेट डाला रहता है। ज़रूरी नहीं, मैं क्लियर कर देना चाहूँ, सारे सिंक्रोनस जो आपको लोकोमोटिव मिलेंगे ज़रूरी नहीं है कि सब में मैग्नेट हो। मैग्नेट ऐसे ऑप्शनल कुछ कुछ केसेस में डाला जाता है इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, या मतलब उनका डिज़ाइन रिक्वायरमेंट हो वैसा तो डाल देते हैं। ये तो मतलब यहाँ इसमें तिगड़म नहीं है, इसमें बस तिगड़म ये है कि गर्म बहुत जल्द आता है। ये सब इतने गर्म होते हैं, चाहे वो आप डीसी में तो समझिए ब्रश है, वहाँ चिंगारी निकल रही है, वो बहुत गर्म होता है। और AC इंडक्शन मोटर में भी काफ़ी गर्मी होती है, क्योंकि इंडक्शन मोटर पूरी तरह से सिंक्रोनस नहीं होता है, स्लिप रहता है, तो थोड़ा सा हीट लॉस होता है। और थोड़ा सा 1000 हॉर्स पावर के मोटर में वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब 1% भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत तगड़ा कूलिंग चाहिए। यानी कि ये सब अगर आप कभी मोटर देखेंगे तो इस मोटर के आपको ये देखिए, बोगी में यहाँ एक्सल है, एक्सल में गियर बॉक्स लगा हुआ है। गियर बॉक्स यानी एक बड़ा शाफ्ट रहता है, एक छोटा रहता है, ड्राइव एंड पिनियन गियर। तो वो मोटर है। मोटर में लोग देखिए रबड़ का शॉक जैसा क्यों है, वो शॉक हवा डालने के लिए ऊपर, मतलब लोकोमोटिव में बम बम ब्लोअर्स लगे रहते हैं जो ये सब मोटर को ठंडा रखते हैं कि भैया मोटर तुम चिल रहो, नहीं तो मोटर सुहा हो जाएगा। और ये दूसरा मोटर को साफ रखने में भी मदद करता है, क्योंकि जो ब्लोअर हवा खींच रहा है वो फिल्टर से खींच रहा है, और इसमें मतलब मोटर बॉडी में पॉजिटिव एयर प्रेशर रहता है, बाहर निकलता रहता है। तो कितना भी धूल गर्दा वाला इन्वायरमेंट से जाएंगे उसमें धूल गर्दा नहीं गिरेगा, यानी मोटर एक तो साफ रहेगा। मोटर तभी गंदा होगा जब ब्लोअर का फिल्टर खराब होने लगा है और वो कचरा भेज रहा है, लेकिन अगर वो सही है, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स भी रहते हैं पकड़ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा से इसे पॉजिटिव प्रेशर में रखते हैं। और आप लोग सुनते हो क्या अंतर होता है इंडिया के केस में वैग में और वैप में, जैसे वाइड गेज AC गुड्स ट्रेन वर्सेस वाइड गेज AC पैसेंजर ट्रेन में, वो बस वही पिनियन और उसका अंतर बदल दिया जाता है। यानी कि आपका लोकोमोटिव के केस में हम लोग गियर रेशियो ज़्यादा रखते हैं ताकि स्लो हो जाए लेकिन टॉर्क बढ़ जाए, और पैसेंजर के केस में रफ्तार के लिए हम लोग ये कर देते हैं भैया टॉर्क मतलब गियर रेशियो उतना मत रखो, ज़्यादा अंतर नहीं होता, मतलब सिर्फ वो पिनियन और वो गियर बदला जाता है। तो ये हो गया मोटर वाला डिपार्टमेंट। वही समझिए, DC से गाड़ी खोला गया, AC पे आ गए, लेकिन जिस लेवल पे बात कर रहे हैं यहाँ इस सबको ठंडा करने के लिए आपको कई किलोवाट खर्च करना पड़ता है, कई किलोवाट। मतलब जितना मोटर हम लोग का घर में जेट पंप चलाता है उतना मोटर यहाँ इसको ठंडा रखने के लिए लगता है, और ठंडा अगर फेल हुआ तो मोटर बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो ये हो गया मोटर्स। अब आते हैं ब्रेक। अभी तक तो हम आपको उड़ा रहे थे, लेकिन सर रोकेंगे कैसे? रोकने में ये समझिए कि ट्रेन हम लोग बनाते क्यों है, क्योंकि फिजिक्स में एक चीज़ है जैसे कहते हैं मेटल ऑन मेटल, यानी कि अगर मेटल का पटरी है और मेटल का चक्का है, यहाँ पे जो रोलिंग रेजिस्टेंस है यानी घूमने में जितना रेजिस्टेंस बनेगा वो सबसे कम होता है। मतलब आप रबड़ का चक्का
कबाड़ रोड पे चलाइएगा, बहुत रेजिस्टेंस मिलेगा, माइलेज की वाट लग जाएगी। आप पेव्ड रोड बनाते हैं, माइलेज थोड़ा सा ही बेटर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। वहीं आप मेटल ऑन मेटल कर देते हैं, रोलिंग रेजिस्टेंस इतना नीचे चला जाता है कि बहुत कम पावर में बहुत दूर जा सकें। यानी कि एक घोड़ा से अगर आप तांगा खींचते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वहीं पर आपसे ट्राम के ट्रैक पे एक लोकोमोटिव खींच देगा 1 हॉर्स पावर पे। लोग करते ही थे। सो सबसे पहला ट्राम सिस्टम घोड़ों से चल के जाया जाता था। तो वही समझिए, मेटल और मेटल का फायदा होता है कि लो रेजिस्टेंस मिलता है, इसी से इफिशिएंट होता है, इसी से आपका ट्रेन 3000 हॉर्स पावर पे कई सौ टन खींच सकता है। तो क्योंकि हम लोग को लगता है 3000 हॉर्स पावर खा रहे हैं सर, आप देखो पर टन कितना हो रहा है, मतलब कितना, और वो भी गुड्स की। ये नहीं बोल रहा कि पूरा ट्रेन का जोड़ो, आप देखो गुड्स कितना वो मूव कर सकता है, तुरंत समझ में आ जाएगा कि ट्रक व्रक से कितना ज्यादा इफिशिएंट है, बहुत इफिशिएंट, इसीलिए तो बनाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है कि ट्रेन में अगर आप ब्रेक लगाते हो, कि मैंने टाकियो ड्रिफ्ट वाला एकदम ब्रेक लगा दिए, प्रॉब्लम ये होगा कि चक्का रुक जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, चक्का रुक सकता है। अगर आपने ब्रेक शूज है कस के दबा दिए और चक्का रुक गया, प्रॉब्लम ये होगा ट्रेन नहीं रुकेगी, और क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, ये फिसलने लगेंगे। ये देखिए, ये व्हील फिसल गया है, इसमें फ्लैट स्पॉट बन गया है, ऐसे वो फिसलने लगेगा, पिघला, ट्रैक की भी वाट लग जाएगी, फिर जो रेलवे वाले मिस्त्री हैं वो आप पे मिसाइल मारेंगे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम लोग ब्रेक के भरोसे ट्रेन नहीं रोक सकते, आसानी से नहीं रुकेगा। तो करते क्या है, करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग, यानी कि इंजन का जो एक्सेस लोड बढ़ रहा है, और इसीलिए ये दूसरा कारण होता है कि हर कोच में खुद का वो होना चाहिए, हर बोगीज में खुद के ब्रेक होने चाहिए, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जिस कारण से हम लोग ट्रेन चलाते हैं, वही कारण से ट्रेन में ब्रेक लगाना पॉसिबल नहीं है, कि भैया ट्रेन में रोलिंग रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। प्रॉब्लम, रोलिंग रेजिस्टेंस कम होता है, वही अच्छा है वही बुरा है, मतलब वही समझिए, हम लोग मांगे थे मिल गया, अब प्रॉब्लम है इसको कैसे हैंडल करें। और रहा बात कि सारे बोगीज को ऐसा बनाया जाता है कि वो अपना, मतलब जैसे मालगाड़ी है, मालगाड़ी 60 टन का उसमें पेलोड रहेगा, टोटल वेट उसका मान लीजिए 100 टन हो जाता है, तो उसके ब्रेक्स वैसे बनाए जाएंगे 120 टन की लोडिंग को तुम संभाल सको फुल पावर पे, ठीक है। अब प्रॉब्लम होता है सर लोकोमोटिव क्या करेगा, लोकोमोटिव तो बहुत भारी होता है। तो लोकोमोटिव में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायनेमिक ब्रेकिंग या रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये सब क्या होता है, किसी को समझ में आया सर, हम जो मोटर चला रहे हैं उसे जनरेटर की तरफ बिहेव कराते हैं, जनरेटर की तरफ बिहेव कराते हैं तो बहुत एनर्जी निकलता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये रात का है, ये रजिस्टर बैंक ग्लो कर रहे हैं, कई मेगावाट तक की एनर्जी कुछ देर के लिए डंप किया जा सकता है। उस समय फैन जो रहता है वो ग्रिड से जोड़ा रहता है, ग्रिड यानी कि जो ब्रेकिंग ग्रिड है उसी से, ताकि जैसे ही रजिस्टर गर्म होने लगे, क्योंकि पिघल जाएगा, तुरंत उसी एनर्जी से फैन चलने लगेगा, और काफ़ी एनर्जी निकाल देता है ये। और इसका सबसे बढ़िया फायदा है कि ट्रेन को अगर आप बोलते हो भैया मुझे 100 किलोमीटर प्रति घंटा से 0 तक रोकना है, ब्रेक बोलेगा भैया एक बार करेंगे। आप बोलोगे सर 150 किलोमीटर प्रति घंटा से मुझे रोकना है 0 तक, ब्रेक बोलेगा सर बाय बाय, नहीं रुकने वाली है गाड़ी, रुकेगा ही नहीं सर। यहीं पे डायनेमिक ब्रेक यानी कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलता है सर हम आपको 100 से 50 तक उतार देंगे, 100 से हम 50 होते, 0 नहीं, ये क्लियर कर देना चाह रहा हूं, 0 नहीं ला सकते आप, लेकिन 100 से 50 तक ले आएंगे, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। चक्का रोल करता रहेगा, फिसलने का नहीं, ट्रैक्स की बैंड नहीं बजेगी, और आप आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएंगे, बहुत बढ़िया। 50 के बाद नॉर्मल ब्रेक पैड जो आप देखते हैं ना करता है, वो जो है वो बोलता है भैया 50 के बाद हम संभाल लेंगे। इसी के भरोसे ट्रेन चलता है। जो आप लोग एयर ब्रेकिंग देखते हैं वो सारा सेकेंडरी है। हम लोग पहले एक्सीलेटर छोड़ते हैं, भैया ठीक है एक्सीलेटर खत्म, हाँ ठीक है, मोमेंटम कैसे खत्म करें, मोमेंटम को रजिस्टर इसमें डायनेमिक ब्रेकिंग में डाला जाता है, डायनेमिक ब्रेकिंग से सारा मेजॉरिटी एनर्जी निकाल दी जाती है, उसके बाद बचा खुचा एनर्जी को ब्रेक संभालता है। अगर किसी भी कारण से ट्रेन में डायनेमिक ब्रेक फेल हुआ तो बहुत जोर का बैंड बजता है, और आप लोग पता चल जाएगा अगर ट्रेन में कभी भी डायनेमिक ब्रेक फेल हुआ और ट्रेन फुल स्पीड पे चल रही थी, बहुत जोर आवाज करेगा ट्रेन, क्योंकि ब्रेक शू बोलेगा सर 50 पे हमको चक्का से प्यार करना था, आप हमें 100 पे चक्का से क्यों प्यार बचा रहे हो। तुरंत सुनाई देने लगेगा आपको, सर कुछ ज़्यादा ही रुक सकता है, मैं क्लियर कर देना चाहूँ, रुक सकता है लेकिन वाट लग जाएगी। इसीलिए जनरली कोशिश किया जाता है डायनेमिक ब्रेकिंग सारा गर्मी में निकाल दे। और आजकल के टाइम में रीजनरेटिव का सर्किट इतना अच्छा हो गया कि अगर पेंटोग्राफ पे बिजली वापस वहाँ डाल देते हैं, ले लो, और वो बिजली लोड कम कर देता है ग्रिड पे, तो काफ़ी अच्छा काम कर लिया जाता है। कुछ डिज़ाइन में ये रहता है कि उससे ट्रेन का ऑक्सिलरी लोड चला देते हैं कि वापस भेजना फंसाएंगे, तो वैसे ही कर लो। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेन को रोकना डायनेमिक एक्शन, और इसीलिए आप लोग हमेशा देखते होंगे जितने लोकोमोटिव वाले काम है कि सिर्फ ऐसे नहीं कि वो ब्रेक दबा दिए, वो बैलेंस करना होता है सर, डायनेमिक एक्टिव टुक 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 करके मैनेज करके रोकना होता है। नहीं किए तो एक बार आप गाड़ी रोक सकते हैं, दो उसके बाद आपका जॉब भी नहीं रहेगा, और रेलवे वाले भी ये हुआ तो मिसाइल मारने आएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन लोकोमोटिव्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद होगा। मैं आपसे कहूँगा कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।